दोस्तों हमने सीटीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कुल 40 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हमने 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। इस हिसाब से हमने आपके लिए 1200 क्वेश्चन का संग्रह तैयार किया है। ठीक है, हमने अपने चैनल पर 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारा ये 15वां प्रैक्टिस सेट है। बाकी के सभी प्रैक्टिस सेट आपको सीटेट के एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। इन सभी प्रैक्टिस सेट में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। इसका मतलब इससे एक बात तो तय होती है कि अगर आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो और इनमें बताए सभी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो यकीन मानिए आपके सीटीपी के पोर्शन में 30 में से 30 नंबर आएंगे गारंटी के साथ। एक नंबर भी आपका गलत नहीं होगा अगर आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच जाएँ और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। आपको बताना है इसमें बुद्धि के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो देखो इसका ए ऑप्शन देखते हैं, समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये बात भी सही है। सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये बात भी सही है। संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये बात भी सही है। इसका मतलब बुद्धि के संबंध में ये तीनों बातें सही हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब सभी क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, आप बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्किनर। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये बात कही है किसने, स्किनर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं कौन। तो देखो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं टरमैन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है आपका वर्ष 1900। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गर्भ में बच्चों को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, 280 दिन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, नवजात शिशु का भार होता है। तो देखो नवजात शिशु का जो भार होता है वो 6 से 8 पॉइंट के बीच होता है। ठीक, यानी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बार दे रखा होता है 6 से 8 के बीच, ये राइट आंसर माना जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, कैसी। तो देखो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए वो निभानी चाहिए अग्रोन्मुखी। ठीक है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए बच्चों को सिखाने में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मानव विकास जो है वंशक्रम एवं वातावरण का दोनों का योगदान है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ नहीं होगा, ये समझ होगा। ठीक है, अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो देखो इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है पियाजे को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो देखो अवधारणाओं का जो विकास है वो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्या है आपको बताना है, इसकी विशेषता नहीं है। ठीक, तो देखो सीटेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा आंसर नहीं है, तो नहीं पे जो थोड़ा जोर देना है। कई बार जल्दबाजी में पढ़ लिया जाता है कि है, ठीक, तो वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो देखो इसमें पूछा है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो दल या समूह में रहने की अवस्था ये भी इसकी विशेषता होती है। अनुकरण करने की अवस्था ये भी होती है। प्रश्न करने की अवस्था ये भी होती है। बात करें खेलने की अवस्था, ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं होती है। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए कैसे।
तो देखो मूल्यांकन जो किया जाना चाहिए, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। इससे क्या होता है, बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान हो जाता है, इसलिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से एक कथन सत्य है, वो आपको बताना है। बताएं कौन सा सत्य है। तो देखो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है क्या। तो देखो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। जो अध्यापक मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो देखो उसकी विशेषता होनी चाहिए कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या है। तो देखो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। भाई कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो शिक्षक की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए क्या होनी चाहिए। तो देखो शिक्षक की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो होनी चाहिए, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है। अगर उस समय उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो बाद में क्वेश्चन का आंसर समझकर अच्छे से बच्चों को पूरा संतुष्ट कर देना चाहिए। ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो कैसे सिखा सकते हैं अच्छे तरीके से। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका सबसे उचित तरीका होगा ऑप्शन डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका। तो देखो एक शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए और साथ साथ बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी उसे होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इनमें से एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो देखो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धि। ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों इसके सही होंगे। ठीक। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती। तो ये होता है ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रतिरोध में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। आपको बताना है नहीं। ठीक है, कौन सा उपागम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है क्या है। तो देखो इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है किस पर। तो देखो ये आधारित होती है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। बताएं। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है। तो देखो उस प्रक्रिया को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। ठीक, क्योंकि समाज में हो रही घटनाओं के द्वारा व्यक्ति सीख रहा है तो इसलिए वो हो गया सामाजिक अधिगम। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है,
कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? बताएं। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, छोटे छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का नहीं है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए कैसे? तो देखो इसे देखा जाना चाहिए विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है क्या है? तो देखो इसका तात्पर्य है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो चलिए इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।